सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो से ज़्यादा पोल्स हो या इवन ज़ीरोज़ भी हो, तो फिर रिस्पांस जो है वो कैसा होगा। अभी तक जो हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ा है ना, उसमें हमने जो देखा है कि हमारे पास दो पोल्स होते थे और ज़ीरोज़ कोई नहीं थी, 1/समथिंग इस तरह की शेप थी। ऊपर न्यूमरेटर जो है वो अगर ज़ीरो हो तो फिर एस की जो वैल्यू होती है उसे हम ज़ीरोज़ कहते हैं। वो कोई ज़ीरो नहीं थी और पोल्स भी दो थे। जनरल जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, फिर उसकी हमने पहले तो क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन दो देखी थी, जीटा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर हमने फर्दर राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम और ये जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस हैं उनको भी ना सिर्फ उनके फार्मूले ड्राइव किया बल्कि उनका मीनिंग जो है, फिजिकल मीनिंग, वो भी हमने देखा। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है उधर चैनल पे, तो अब आप जो है वो कंट्रोल सिस्टम का प्ले लिस्ट जो है वहाँ से जाके लेक्चर देख सकते हैं। इसमें अब हमने देखना है कि इज देयर एनी वे, कि क्या कोई ऐसा वे है जिसके थ्रू अगर एक सिस्टम है जिसमें दो से ज़्यादा पोल्स हैं तो उसको ऐसे ही स्टडी किया जा सके जैसे वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही है। यानी कोई ऐसी कंडीशन, ख़ास कंडीशन है जिस अगर वो फुलफिल हो जाए तो सिस्टम का जो रिस्पांस है, चाहे उसमें एडिशनल पोल्स भी हैं, दो से ज़्यादा भी हैं, उसको हम वैसे ही अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं जैसे कि टू पोल सिस्टम को हम करते हैं, जिसमें आगे चार टाइप्स थी, जिसमें क्रिटिकल डैम था, ओवर डैम था, अंडर डैम था और अनडैम्ड था। ये चार फेमस थे हमारे पास। तो वो हमने कंडीशन देखनी है। सो लेट्स से वो कहता है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसके तीन पोल्स हैं, ठीक है। तो उसका ये आपने रिस्पांस जो है वो लिख दी है इन टर्म्स ऑफ वही जीटा और ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लिख दी है। ये 1/s वाला जो पोर्शन है तो स्टेप इनपुट से आया, और ये जो नीचे है ये दो पोल यहाँ से आ जाएंगे और एक पोल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये पोल तो वैसे ही रियल पोल होगा क्योंकि एस की वैल्यू जो है वो कम्प्लेक्स नहीं बनेगी बल्कि क्या बनेगी, रियल बनेगी। यहाँ से दो हमारे पास कम्प्लेक्स पोल्स आएंगे, ठीक है। तो ये एक वैसे ही समझाने के लिए उसने कह दिया कि एक हम ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसके दो से ज़्यादा पोल्स हैं। ये तो इनपुट पोल हो गया और ये दो पोल यहाँ से सिस्टम के आ गए और एक सिस्टम पोल यहाँ से आ गए। और फिर जब इसका लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये इसका ट्रांजिएंट टोटल रिस्पांस भी प्लॉट हो जाएगा। सारी बात है, d/s+a अल्फा r का ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और इस जो सेकंड टर्म है इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो साइनोसाइड्स आ गई हैं और साथ ही ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ गई है। और ये जो है ये तो सारी बात है, आपको पता है स्टेप इनपुट है तो यूनिट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये टोटल रिस्पांस के तीन कंपोनेंट्स बन गए। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। अब इसमें वो प्लॉट भी करेगा, सारी बात है। जब सी को प्लॉट करेगा तो पहले इसको प्लॉट करेगा, फिर इसको प्लॉट करेगा और फिर इसको प्लॉट करेगा और इन तीनों को ऐड कर देगा तो टोटल रिस्पांस आ जाएगा। ये आप मैटलैब पे भी प्लॉट कर सकते हैं। ए बी सी की वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे, ए बी सी डी की, और यहाँ पे रखेंगे भाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और वैल्यूज आप प्लॉट कर सकते हैं। अब हम उस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशन है
कि जब जो है अगर सिस्टम में 2 से ज़्यादा पोल्स भी हैं तो हम उस सिस्टम का रिस्पांस वैसे ही प्लॉट कर सकते हैं जैसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हम करते हैं। तो पहला केस ये है, यहाँ से दो तो आगे कम्प्लेक्स पोल्स वो यहाँ पे प्लॉट कर दिए P1 एंड P2 माइनस जीटा ओमेगा n पे, ठीक। और अल्फा जो है रियल एक्सिस पे होगा, ठीक है, माइनस अल्फा आर पे होगा, इसकी वैल्यू बनेगी तो वो इधर आ गया। पहला केस ये बन गया केस 1। दूसरा केस, दूसरे केस में देखिए अगर अल्फा जो है वो जीटा ओमेगा n से काफ़ी दूर है, ठीक है, ये काफ़ी दूर है लेफ्ट साइड पे, तो फिर क्या होगा। और जो थर्ड केस है कि अल्फा आर जो है वो इन्फिनिटी पे है, अल्फा आर क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, डोमिनेंट। ये जो पोल जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है जे ओमेगा वाला, इसके बिल्कुल करीब होते हैं, उनको हम डोमिनेंट पोल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो पोल्स होते हैं जो उससे दूर हों उनको हम नॉन डोमिनेंट पोल्स कहते हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम सिंपल सी है, समझने वाली, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल आपने वेरीफाई करना है, एक चीज़ सिर्फ देखनी है, आगे एग्जांपल आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो कंडीशन देखनी है कि अगर लेट्स से कि आपका जो रियल पोल है, रियल एक्सिस पे जो पोल है डोमिनेंट पोल के अलावा वो 5 टाइम कांस्टेंट अवे है यहाँ से, डोमिनेंट पोल्स से कितने टाइम अवे है, 5 टाइम कांस्टेंट। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस पोल के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे और सिस्टम का रिस्पांस ऐसे ही प्लॉट करेंगे जैसे ये 2 पोल सिस्टम बन गया हुआ है ना। अब लेट से ये पोल अगर ना हो तो ये सिस्टम क्या कैसे अपने आप को शो करेगा, 2 पोल सिस्टम। तो सिंपल ये कंडीशन है, वो यहाँ पे उसने लिखी भी हुई है। बाकी आपको कुछ जो है इसमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है करने की, वो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। The next question is how much farther the dominant poles does the third pole have to be from the dominant pole? The third pole have to be for its effect on the second order system, second order response to be negligible. तो कितनी दूर होना चाहिए डोमिनेंट पोल से इस थर्ड पोल को? वो 5 टाइम कांस्टेंट अगर दूर है या उससे ज़्यादा है तो उसके इफेक्ट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इन्फिनिटी पे है फिर तो वैसे ही उसका कोई इफेक्ट नहीं, इस केस में इफेक्ट होगा, इस केस में इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकेंगे, वो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। अलग-अलग प्लॉट किया हुआ, ये देखें, ये तीसरा कंपोनेंट को प्लॉट किया है केस 1 2 3 के लिए, और ये दूसरे कंपोनेंट को प्लॉट किया हुआ है। केस 1 में अगर हम देखें तो केस 1 की जो पीक वैल्यू है वो जिस टाइम पे आती है, यहाँ जिस टाइम पे उसका सेटलिंग टाइम है, उस टाइम पे ये जो हमारा कंपोनेंट है रिस्पांस का, इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है, यानी जीरो के करीब नहीं है। यहाँ लेट से ये है ना केस 1, तो पीक टाइम ये यहाँ से अगर आप इस जगह से देखें तो ये अच्छी खासी वैल्यू बनती है, मैग्नीट्यूड बन जाती है इस रिस्पांस की। सिमिलरली सेटलिंग टाइम अगर यहाँ है तो यहाँ से देखें तो फिर भी कुछ मैग्नीट्यूड बनती है। तो केस 1 जब अल्फा आर जो है रियल एक्सिस पे जो पोल है वो डोमिनेंट पोल के करीब है, तो आप उसको कभी भी ऐसे अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते जैसे एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन केस 2 में देखें जब 5 टाइम कांस्टेंट अवे है फ्रॉम द डोमिनेंट पोल्स, केस 2 की ये फिगर है, तो इसकी जहाँ पे आपके पास पीक आती है वहाँ पे देखें इसकी वैल्यू केस 2 वाले की, इस रिस्पांस की, इस कंपोनेंट की बहुत कम है, और जहाँ पे इसका सेटलिंग टाइम बनता है वहाँ पे ये बिल्कुल जीरो के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसलिए इस केस में आप थर्ड पोल जो कि अगर 5 टाइम कांस्टेंट अवे है डोमिनेंट पोल से, तो उसको आप उसके इफेक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे केस में तो वैसे ही निगलेक्ट है क्योंकि रियल एक्सिस पोल है वो एक्चुअली कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर है। तो ये सिंपल इसमें कंडीशन है वो इस पैराग्राफ में, वो आपने रिमेंबर याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें आपने। हाँ भाई, कौन कौन आ गया है? अब्दुल रहमान है, यस सर। अली सुहेल है,
यस सर। हाफिज फैजान भट्ट है, हाफिज फैजान भट्ट। हमजा मोहम्मद हमजा रमज़ान है, यस सर। मुजतबा आमिर है, यस सर, प्रेजेंट हूँ मैं। मुझतबा में प्रेजेंट है सर। उजैर। तो ये मैंने अभी जो बताया वो क्या समझ आई है आपको, क्या किया मैंने? कोई थोड़ा एक्सप्लेन करेगा इस बात को? कोई मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं इस आर्टिकल में, एक कंडीशन याद रखनी है। जैसा आपने, वो कंडीशन क्या है भला, कि अगर एक सिस्टम में 2 से ज्यादा पोल्स आ गए, ठीक है, ये बात मेरी बस गौर से सुन ले। तो अभी तक हमने 2 पोल सिस्टम का रिस्पांस देखा ना, प्लॉट करना और उसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस। तो अगर टू टू से ज़्यादा पोल हो फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना काम हमें, हम उसका रिस्पांस प्लॉट करना हमने सीखा ही नहीं है, ना कोई फार्मूला है हमारे पास उसके, ना उसके पीक टाइम का कोई फार्मूला है, ना राइज टाइम का फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि अक्सर ये होता है कि उसमें थर्ड पोल जो होता है वो इतने अवे होता है फ्रॉम द डोमिनेंट पोल्स कि उसका इफेक्ट जो है वो रिस्पांस पे इतना असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, हालांकि पोल्स जो है वो किस पे इफेक्ट करते हैं, रिस्पांस की शेप पे, और जीरोस किस पे करती हैं, एम्पलीट्यूड पे। रिस्पांस के किस पे करती हैं, एम्पलीट्यूड पे। तो अगर पोल अवे है काफी 5 टाइम, वो तो कंडीशन कितनी है, 5 टाइम कांस्टेंट अवे होना चाहिए फ्रॉम द डोमिनेंट पोल्स। तो आप उस सिस्टम को फिर ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि एक सिंपल सेकंड ऑर्डर सिस्टम को कर सकते हैं, और वही फार्मूले यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? इस आर्टिकल का मगज ये, ठीक है बात? जी सर। सर ये 3 पोल के लिए कर सकते हैं ना? कोई भी पोल्स हो, कितने भी पोल्स हो, एडिशन सर इस, ये तो फिर ये तीसरा कॉम्प्लेक्स रियल है ना? तो अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो फिर तो 4 पोल हो जाएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके उसके लिए आपने नहीं सीखा हुआ प्लॉट करना, वो फिर यस मैटलैब यस की हेल्प से प्लॉट होगा। किसकी हेल्प से होगा? ठीक। और ना कोई आपको मैटलैब। फार्मूला आता होगा उसका। समझ रहे हैं बात? और इस बेसिक लेवल पे, प्रिलिमिनरी लेवल पे ये भी काफ़ी होता है। और बहुत सारे फिजिकल सिस्टम्स जो नेचर में प्रेजेंट है या मैन मेड है, उनका रिस्पांस सेकंड ऑर्डर ही बन जाता है, क्योंकि उनके अक्सर जो पोल्स होते हैं वो 5 टाइम कांस्टेंट से अवे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? 5 टाइम। हाँ, तो उनको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं वैसे ही, और उनको ऐसे ही मॉडल कर लेते हैं जैसे सेकंड ऑर्डर। इसीलिए तो इस ठीक है पूरे सर। चैप्टर में किस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है ना? अच्छा, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट जो करनी थी आपको, मैंने एक ईमेल शायद फॉरवर्ड की हुई है। जी सर। वो जो आपकी सीईपी थी ना, उसमें कुछ चेंजेस की हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेना। दूसरा मैंने जी बताया था जिसके पास मैटलैब इंस्टॉल नहीं है वो सीईपी नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैटलैब में सिमुलेशन टूल बॉक्स में जाके आपने वो वहाँ पे परफॉर्म करना है। और फिर मैंने, जमील साहब ने जो एक पिछली दफ़ा सीईपी लड़कों ने की थी, वो सैंपल भी उसमें अटैच है, देखा आपने? जी सर। लड़कों ने जी जिस सर तरह सर। की हुई है, तो कम से कम रिपोर्ट राइटिंग उसी तरह की अच्छी सी बनाओ और उसी पैटर्न पे करो। और मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ, पेपर हो जाने हैं। क्या कह रहा हूँ भला मैं? पेपर हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए जो है अपनी स्टडी जो है स्लोली करते रहो, मुसलसल 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 करते रहो चीज़ों, हर सब्जेक्ट को पकड़ो। अब ये 15-20 दिन है, समझे, आपकी तैयारी शुरू हो गई है फाइनल। समझ रहे हैं बात? रोज जी जो सर। है पढ़ना शुरू कर यस दो, सर। और कोई नेग्लिजेंस ना करो। लेट से नहीं भी होते एग्जाम तो आप सेफ साइड पे रहेंगे, ठीक है? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए कि मुझे आपका एहसास है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये इस ठीक सर। आर्टिकल का यस मगज मैंने सर। बता दिया कि ये करना है, इसको एक एग्जांपल से मजीद क्लियर कर रहे हैं। बाकी कोई ये मैथमेटिकल डेरिफिकेशन डेरिवेशन वगैरह आपने नहीं करनी, कोई आर्टिकल को इस आर्टिकल को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? वो जो कंडीशन इस पैराग्राफ में है वो बस आपने देख लेनी है, और इस ग्राफ को थोड़ा सा देखना है कि क्यों नेग्लिजिबल हो जाता है थर्ड सेकंड केस में, जब जो रियल एक्सिस पे पोल है वो 5 टाइम्स अवे होता है। तो वो मैंने समझा भी दिया आपको, लेक्चर रिकॉर्डेड, आप दोबारा जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं अब।
क्या कहता है? कंपेयरिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ 3 पोल सिस्टम्स, 3 पोल सिस्टम है अभी। प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ईच ऑफ द ट्रांसफर फंक्शंस शोन इन द इक्वेशंस 4.62 से 64। इसके बाद भी लेक्चर होता है आपका कोई? यस जी सर। सर। कितने बजे? सर अभी 2 हैं। 8 से 9। 9 बजे और फिर उसके बाद सर 9 बजे 11 और बजे तक फारिग हो जाएंगे। 11 बजे तक फारिग हो जाएंगे। तो 11 बजे फिर एक लेक्चर ना रख लें छोटा सा, हम ही घंटे का। 5वां चैप्टर के 2-3 आर्टिकल हैं, वो देखने में तो 5वां चैप्टर है वो, लेकिन है बड़ा आसान, वो उसमें हो जाएगा कवर। रख लें सर। फिर रख हमें लें। आगे वो जो तो फ्राइडे को जो क्लास होगी ना 2 घंटे की जो रखी थी, वो फिर ना नहीं लूंगा मैं, सिर्फ थर्सडे को लेके छोड़ दूंगा, ठीक है? हमारे कवर हो ले जाएंगे। लें सर, 11 बजे ले लें। 11 बजे फिर आप एक लेक्चर, हम 5वां चैप्टर 3 आर्टिकल है, बड़े आसान है वो, छोटे छोटे। वो 5वां चैप्टर एक आर्टिकल एक लेक्चर की मार है, सिर्फ 3 आर्टिकल करने हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं तो समझा दूंगा यस आपको, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ना की तो वो मुश्किल ही रहेगा आपके लिए, ठीक है? असाइनमेंट मैं चौथे की आज इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। सो ये 3 आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है भाई। कितनी जीरोज हैं इसमें तीनों में? कोई जीरो नहीं। कोई जीरो नहीं। और ऊपर वाले में कितना है? कितने पोल्स हैं ऊपर वाली में? 4.62 में 2 पोल। 63 में कितने हैं? 3 है सर। और इसी तरह 64 में भी 3 है। अब ये पहली वाली में 2 पोल देने का मकसद क्या था इसका राइटर का? सिंपल ये है कि इस रिस्पांस को वो प्लॉट करेगा, क्योंकि इसका हमें प्लॉट करना आता है ना, हमने सारा तरीका सीख लिया है। यहाँ से जीटा मैगन निकाल लेंगे, ठीक है? राइज टाइम भी निकलेगा, फॉल्ट वो भी, सेटलिंग टाइम भी, सब कुछ निकल सकता है अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन जस्ट गिवन हो ना। तो अब पता है आपको सारे आप परफॉर्मेंस पैरामीटर्स उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये तो हमने सीख लिया है ना पिछले लेक्चर्स में। समझ रहे हैं बात के नहीं? हेलो। जी सर। अच्छा, अब इसका उसी तरह लैप्लास इनवर्स ले सकते हैं ना आप इसका, ठीक है? तो ये इसका रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है? ये रिस्पॉन्स प्लॉट हो जाएगा, द स्टेप रिस्पॉन्स। इसका स्टेप रिस्पॉन्स क्या लेंगे? इसे 1/s से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं बात क्या करते हैं? स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है? ABC निकाल लेंगे और बाद में उन पे CFS निकल आएगा, और CFS पे फिर आप क्या लगाएंगे? इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये C1 पहले ट्रांसफर फंक्शन का जो टोटल रिस्पॉन्स है, जो कि नेचुरल और फोर्स रिस्पॉन्स दोनों पे मुश्तमिल है, वो ये आ जाएगा। ये फोर्स रिस्पॉन्स है और ये आ गया है नेचुरल रिस्पॉन्स। सिमिलरली इसका भी आप उसी तरह निकाल लेंगे, वो ये आ जाएगा, ठीक है? 1/s से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, ABCD ऊपर कॉन्स्टेंट्स निकालेंगे, और बाद में टेबल जो सेकंड चैप्टर में लेप्लास इनवर्स का था उसको यूज करके ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ये क्लियर है बात के नहीं भाई? यस सर। अच्छा, फिर इसी तरह ये भी आ जाएगा। तो इसमें वो देखते हैं तीनों रिस्पॉन्सेज को प्लॉट उसने कर दिया यूजिंग मैटलैब, ठीक है? ये प्लॉट किया हुआ है, देखो C1T को भी कर दिया, C2T को भी कर दिया, C3T को भी कर दिया। इसमें कौन से 2 रिस्पॉन्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? सेटरिंग टाइम तो तीनों का सर सेम आ, C1 और C2। C1 और C2 मिलते जुलते हैं। पीक टाइम और पीक वैल्यू भी तकरीबन सेम है, ओवरशूट जो है, ठीक है? लेकिन थर्ड जो है ये थोड़ा सा नहीं है। तो फिर हम इसमें हमें क्या अंदाजा हुआ कि C2 का जो थर्ड पोल है ना, वो 5 टाइम्स अवे होगा फ्रॉम द डोमिनेंट पोल्स, ठीक है? ये यहाँ से पता चला। तो उसने कैसे कैसे पता चला?
The three responses are plotted in figure 4.24. Notice that C2T, ये C2T, with its third pole at -10. तो थर्ड पोल यहाँ से निकलेगा ना, ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब C2 में, बल्कि इसमें, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहाँ से दो पोल निकाल लेंगे, उसका दो पोल ये निकलेंगे, और ये जो रियल पोल है ये कहाँ पे है, S-10 पे नहीं आता, ये देखें S+10 है, साथ क्या है, तो S-10 पे एक पोल होगा और दो डोमिनेंट पोल जो कम्प्लेक्स पोल्स होंगे वो यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। तो ये S-10 पे है, और इसमें जो थर्ड पोल है वो S-3 पे है। तो कौन सा पोल जो है वो डोमिनेंट पोल के करीब है और कौन सा नहीं है, ये इक्वेशन दोनों में सेम है। ये देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तीनों में सेम आ रही है, इसमें भी वही है S² + 4S, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, सिर्फ ये चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, यानी जो रियल पोल आना है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो थर्ड जो ट्रांसफर फंक्शन है उससे हमें जो रियल पोल की मैग्नीट्यूड मिली है वो -3 है, और वो डोमिनेंट पोल से ज्यादा दूर ना हुई, बल्कि क्या हुई, उनके करीब हुई। जबकि ये जो S+10 है, इसमें जो थर्ड पोल है ये डोमिनेंट पोल से काफी आगे है। ठीक है, डोमिनेंट पोल लेट से, तो ये केस ये वाला बन जाता है, ये वाला। और सेकंड केस में ही हम वो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। सेकंड केस में ही हम क्या लगा सकते हैं कि थर्ड मल्टी पोल सिस्टम को क्या कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो फिर हमने क्या किया कि ये जो सेकंड 4.63 इक्वेशन का रिस्पांस है, हम कह देते हैं इसका रिस्पांस वही है जो इस सिस्टम का रिस्पांस है। क्लियर होगी बात? क्या है Yes, इसका sir. रिस्पांस? जो इस सिस्टम का रिस्पांस है उसके करीब 3 है। कैसे हमें पता चला कि ये वही है? क्योंकि इसका जो थर्ड पोल है वो डोमिनेंट पोल से काफी अवे है, जबकि इसका जो थर्ड पोल है वो डोमिनेंट पोल से इतना अवे नहीं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये Yes, sir. प्लॉट से भी पता चल गया। ये अब आप खुद करेंगे, आगे हम चलते हैं। इसी तरह इस चैप्टर का एक आर्टिकल है सिस्टम रिस्पॉन्सिव विद जीरो। क्या अब अगर जीरो आ जा रहे हैं सिस्टम में, अभी तक तो हमने क्या किया था, मल्टी पोल Poles. सिस्टम स्टडी किया है जिसमें जीरोज नहीं थी, पोल्स 3 हो गए थे या 4 हो गए थे। तो इसमें अब हमने थोड़ा सा करना है कि इसमें हमने अब फिर क्या करना है अगर जीरो जो है वो आ जाए। वो कहते हैं नाउ दैट वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ एन एडिशनल पोल, लेट अस ऐड ए जीरो टू द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। कि अब हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में एक जीरो भी ऐड कर दी, न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन डाल देना एस की फॉर्म में। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये देखिए S+A ऊपर आ गया, तो इसकी जीरो कहाँ भी होगी, S-A। और पहले हम वो कहते हैं सेक्शन 4.2 में हम देख चुके हैं कि जीरोज का जो रिस्पांस पे जो इफेक्ट ये होता है कि जो जो आपके पास एम्पलीट्यूड है रिस्पांस का वो जीरोज पे डिपेंड करता है। जितनी जीरो की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतना रिस्पांस की एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, ज्यादा है। लेकिन ये रिस्पांस की नेचर को इफेक्ट नहीं करता। रिस्पांस क्रिटिकल है, अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है, अनडैम्ड है, साइनोसाइडल है, कौन सा है, ये जीरोस डिसाइड नहीं करती। ये कौन सी चीज डिसाइड करती है, Poles. पोल्स, पोल्स करती है। तो कहता है ये कि इन दिस सेक्शन वी ऐड ए रियल एक्सिस जीरो टू ए पोल, टू पोल सिस्टम। टू पोल सिस्टम ही ले लिया उसने, उसमें एक जीरो ऐड कर दिया। तो लेट्स से उसने किया कि ये एक स्टार्टिंग विद ए टू पोल सिस्टम विद पोल्स, उसके ये कम्प्लेक्स पोल गिवन है -1 + -j 2.82। तो ये पोल पेयर है, जाहिर बात है कम्प्लेक्स पोल है, पोल पेयर है, ये एक होगा -1 + j 2.828 पे और दूसरा -1 - 2.8 पे, एक दूसरे के मिरर इमेज पे होंगे ये पोल्स। तो वो कहता है वी कंसेक्टिवली ऐड जीरोस एट -3 -5 एंड -10। तो पहले कहता है हम जीरो इस सिस्टम में -3 पे रखते हैं, फिर -5 पे रखते हैं, -10 पे रखते हैं।
तो फिर हमने जो है वो रिस्पॉन्स क्या होगा उसको प्लॉट भी करना है। ये कोई आपने नहीं करनी है डेरिवेशन सारी, ठीक है। इसमें भी हमने एक कंडीशन ही देखनी है और देखना है कि इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसी तरह अब जाहिर बात है सिर्फ जीरोज आप ऐड कर रहे हैं और आप बाकी जो डिनोमिनेटर है उसकी जो पोलिनोमियल होगी ट्रांसफर फंक्शन उसको चेंज तो नहीं कर रहे, तो पोल्स तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। रिस्पांस की शेप क्या रहेगी फिर तीनों केसेस में? सेम सेम रहेगी। फर्क किस पे पड़ेगा भाई? रिस्पांस की एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पे। तो ये देखें, ये पहला रिस्पांस, ये जो लाइन है ये सबसे ऊपर इसकी पीक वैल्यू आ रही है, ये 0 - 3 पे जब हो एक्स रियल एक्सिस पे, उसके साथ ये वाली लाइन जो है ये जब 0 - 5 पे हो, फिर -10 पे हो, और जब कोई जीरो ना हो, तो ये सबसे बॉटम वाला चार चीजें, ठीक है। तो इट मीन्स हमें पता चला कि अगर जीरो की वैल्यू जितनी कम करते जाएं आप, यानी कम इन सेंस कि जितना आप ओरिजिन के पास लेते हैं जीरोस को, क्या करते हैं, जीरो को कहाँ लेते हैं? ओरिजिन के पास। ओरिजिन के पास, उतना रिस्पांस की जो पीक वैल्यू है वो कम होती जाती है, उतनी रिस्पांस की पीक वैल्यू क्या होती जाती है? कम हो जाती है। उतनी ओवरशूट क्या होती जाती है? कम ज्यादा होती हो ज्यादा जाए। कम होती जाती है। जितना आप जीरो के करीब आते जाते हैं, नहीं समझे बात? सर ये ओवरशूट ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, ये देखो -3 पे है सबसे ज्यादा, -5 पे उससे कम। एक सेकेंड, मैं शायद मिक्स कर गया। -5 पे उससे कम, -10 पे ये वाली पर्पल है, एक सेकेंड, उससे कम, और 0 पे ठीक है। उस पे कम। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जीरो जब बिल्कुल जीरो नहीं ना, ठीक है, जब जीरो है ही नहीं सिस्टम में, नॉन जीरो सिस्टम है, तो फिर उसकी ओवरशूट जो है वो सबसे कम है, पीक वैल्यू सबसे कम है। लेकिन उसके अलावा जितना आप अवे जाते जाएंगे उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जितना जीरो के करीब रहेंगे उतनी क्या होगी? ओवरशूट ज्यादा होगी। ये देखिए ना, ज्यादा ज्यादा हो गई। -3 पे सबसे ज्यादा है, -5 पे थोड़ी कम हो गई, -10 पे मजीद कम हो गई। यानी जितना आप लेफ्ट पे आगे जाते जाते रियल एक्सिस पे ओवरशूट क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। तो इट मींस कि सिस्टम की अगर ओवरशूट आपने कम करनी हो, ये ओवरशूट फिर रिजल्ट क्या करती है? ऑसिलेशन में जाती है ना, सिस्टम को स्टेबल होने में फिर टाइम लगता है। ये देखें, जिस सिस्टम की ओवरशूट सबसे ज्यादा है वो स्टेबल भी थोड़ा लेट जाके हो रहा है, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट वैल्यू उसकी आ तो जाती है लेकिन बाकियों से बाद में आती है। यस तो स्टेडी स्टेट अगर आपने जल्दी लेके आनी है सिस्टम की वैल्यू को, तो आपको जीरो जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ानी पड़ेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है। लेकिन शेप ये देखें, दोनों की कौन सी शेप है? ओवर डैम्प्ड, या इसको आप ओवर डैम्प नहीं बल्कि इसको हम अंडर डैम्प्ड ही कहते हैं। ये अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प इस तरह का होता है, ऐसे ग्राफ जाए और स्टेडी स्टेट से उसकी वैल्यू थोड़ी सी ओवर ओवर हो जाए, ये ओवर डैम्प्ड है। और अगर बिल्कुल अन ऑसिलेशन डैम्प ना हो तो उनको उसको अनडैम्प्ड कहते हैं। फिर क्रिटिकल डैम्प भी होता है जो सबसे पहले स्टेडी स्टेट पे आ जाता है। तो ये इफेक्ट आपने देख लिया, बस इसमें ये इफेक्ट है कि जीरो ऐड करने से क्या हुआ भाई? सिर्फ किस चीज पे फर्क पड़ा? ओवरशूट पे। फिर इसी तरह एक सिस्टम होते हैं, इसमें ये भी कोई आपको स्टडी नहीं करनी, जिसको हम कहते हैं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। इसमें ये होता है कि सिस्टम को जब आप स्टार्ट करते हैं, रिस्पांस जब स्टार्ट होता है, तो जो आप जिस डायरेक्शन में सिस्टम का रिस्पांस आप मूव रिस्पांस देखना चाहते हैं, पहले वो उसके उलट जाता है और फिर वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ जाता है। जैसे ये देखें, ये प्लॉट भी किया हुआ है सिस्टम को। रिस्पांस हम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहते थे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में ये थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पांस भी आ गया हुआ है, तो इसे नॉन मिनिमम फेज कहते हैं ऐसे सिस्टम के रिस्पांस को। जैसे उसने एग्जांपल दी
A system that exhibits this phenomena is known as non-minimum. If a motorcycle, अच्छा अब आवाज ठीक है, थोड़ी सी बेहतर है। या जी सर अब सर आ रही है। पहले चली गई। देखना, वो कहता है if a motorcycle or airplane was a non-minimum phase system, it would initially veer left when commanded to steer right. यानी एक प्लेन है, उसको आप राइट की तरफ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने कमांड दे दी है सिस्टम को, लेकिन वो पहले थोड़ा सा किस तरह मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ, और फिर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ मूव करेगा अपने आप को, राइट की तरफ। तो इसको नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं। बस इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है, और इसकी जो डिटेल में जाने की आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं। यानी कि सिस्टम एक ऐसा रिस्पॉन्स शो करे, डेफिनेशन यहाँ पे लास्ट 4 लाइन में। Notice that the response begins to turn towards the negative direction even though the final value is positive. ये देखो, फाइनल वैल्यू क्या है हमारी रिस्पांस की, पॉजिटिव है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, नेगेटिव वैल्यू से। और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल उसने एग्जांपल क्या दे दी, लेट्स से एक मोटरसाइकिल भी है, उसको आपने राइट साइड पे मूव करना है, लेकिन मूव करना आप चाहते हैं, लेकिन पहले वो थोड़ा सा मूव कहाँ किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड पे। राइट पे मूव करना है लेकिन लेफ्ट पे हो रहा है। उसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, लेट्स से आपने एक टर्न लेना है, टर्न क्या लेना है भाई, टर्न। सर और टर्न लेने के लिए राइट साइड पे आपने टर्न लेना है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा लेफ्ट करना पड़ता है बाइक को। कुछ ऐसे सिनेरियोस बन जाते हैं ना, और फिर आप यस उसे राइट साइड पे टर्न इजीली कर लेते हैं, जगह इतनी होती है, कुछ ऐसा होता है। सिमिलरली ये एयरप्लेन की उसने एग्जांपल दे दी कि आपने राइट साइड पे उसे स्टीयर करना था, लेकिन पहले थोड़ा सा वो लेफ्ट साइड पे वीर करेगा, यानी थोड़ा सा उसका झुकाव लेफ्ट साइड पे हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आराम से लेफ्ट राइट साइड पे हो जाए। सो इस केस में ये जो एग्जांपल्स हैं, इनसे आपने घबराने नहीं होता इन एग्जांपल, ये सारे ट्रांसफर फंक्शन निकालने आप सीख चुके हैं। ये वही सेकंड चैप्टर की बात है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसको टच करूंगा, ठीक है। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट फाइंड करनी है फॉर द ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट, बस। ये तो चैप्टर 2 की असल में प्रॉब्लम है, लेकिन वो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करके शो ये करेगा, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आ गया, अब इसके साथ माइनस साइन आई हुई है, माइनस साइन, ये देखें, यस ये ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया ना, और उसके साथ साइन क्या आई हुई है, माइनस। तो इसमें फिर हमें माइनस साइन आ गई यहाँ पे, और फिर आगे भी थोड़ा मूव करेंगे तो ये देखें सिस्टम का रिस्पांस, जो टोटल रिस्पांस निकला है टाइम डोमेन में, वो निकला है 1 - 2 e raised power -10t, और सी नॉट एस, ये जो इनिशियल रिस्पांस है वो ये निकला हुआ है, या फिर टाइम डोमेन में वो ये निकला हुआ है -1/10 + 1/10 e raised power -10t। इसमें अगर t को 0 रखें, अगर आप ये देखें t को क्या रखें, 0, जीरो। तो आंसर क्या आता है, -1/10 नहीं आ जाता। तो यानी जी सर। ये एक ऐसा रिस्पांस है जो नॉन मिनिमम फेज रिस्पांस है, यानी इनिशियल, बिल्कुल इनिशियली सिस्टम का जो रिस्पांस है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि फिर इसकी वैल्यू टी की जो ही आप बढ़ाएंगे, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी बाद में जाके। ये देखें सर जी जी हाँ, सर ये जो इक्वेशन है ना ऊपर, इस ये थोड़ा सा बता दें। नहीं मैं वो बता रहा ये हूँ, मैं बताता हूँ सारा। पहले तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने की देखते हैं ना, वो कैसे निकलेगा। एम्पलीफायर सर्किट ये वाला है, ठीक है। ये कौन सी केस है, ये हमें नहीं पता। ये वैसे तो दोनों जगह पे इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग पे भी है, ये नॉन इन्वर्टिंग पे भी है, इन्वर्टिंग पे भी इनपुट आ रही है, वी इनपुट जो है दोनों जगह पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने रिस्पांस प्लॉट करना है, वी नॉट एस ओवर वी आई एफ एस। और पार्ट बी में फिर वो रेजिस्टर्स की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू भी बता देता है। पहले वो जनरल आपसे पूछ रहा है, पहले वो क्या पूछ रहा है भाई, जनरल ड्राइव करें, ठीक है। रिमेम्बरिंग फ्रॉम चैप्टर 2, हम सबसे पहले आई एस निकालते हैं।
आपको ये भी पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पिन्स, ये जो यहाँ पे करंट कोई नहीं एंटर होता पिन के अंदर, ये पता है आपको? जी सर। क्लियर है मेरी बात? आवाज आई थी या कट गई जी थी? जी जी सर। तो ये IS जो है ये ऐसे ही फ्लो करेगा ऐसे। तो IS की मैंने इक्वेशन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या बनती है IS की इक्वेशन? यही नहीं लिखूंगा, इस नोड पे वोल्टेज VIS है, इस नोड पे वोल्टेज कितने हैं? V0S। वी नो। तो VIS माइनस V0S ओवर दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, क्योंकि करंट इस तरफ नहीं जा रहा तो ये करंट सीरीज में फ्लो करेगा ना। यस। R1 और R2 आपस में क्या हो जाएंगी? सीरीज में। तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं आप। जी और जो गेन होता है आउटपुट की इक्वेशन, वो क्या? V आउटपुट होता है, ये ओपन लूप गेन आपको पता है, उसकी इक्वेशन ये बनती है, दोनों जगहों पे जो इनपुट है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V1S है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V2S है। तो V0S को आप लिख सकते हैं दिस। ये तो ऑपरेशन एम्पलीफायर की बेसिक ओपन लूप गेन की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ इनपुट है, इधर इनपुट नहीं। इस जगह पे जो वोल्टेजेस हैं वो V1S हैं और V2S हैं, और उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे हम VD कहते हैं सर्किट एनालिसिस की फॉर्म में। AVD फार्मूला होता था V0 का। ओपन लूप गेन जो है A, उसका फार्मूला होता है V0 ओवर AVD। V0 ओवर VD, और VD क्या था? दोनों पिंस पे जो वोल्टेज है उनका डिफरेंस, ठीक है। यस। ये वो आ गई चीज। लेकिन वो फिर एक और फार्मूला बनाता है, बट V1S इज दिस। क्या ये ठीक है कि V1S जो है वो इसके इक्वल है? यानी इधर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा IS, क्योंकि सोर्स करंट ही फ्लो कर रहा है इसमें, IS इंटू R1, और इस जगह पे जो नोड वोल्टेज है वो V0 है, और इस जगह के वोल्टेज फिर इन दोनों का सम उसने लिख दी है। ये कौन वेरीफाई करवाएगा? सर्किट है क्या सिंपल। कौन सा? लेट से मैं अब IS का एक और फार्मूला भी तो लिख सकता हूँ ना। पहले मैंने इन दोनों को यूज करते हुए फार्मूला लिखा है ये वाला। क्या मैं ये फार्मूला नहीं IS का लिख सकता कि V1S माइनस V0S ओवर R1? यस सर। तो ये वही है, उसको रीअरेंज कर लिया बस। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ा है भाई? नहीं सर। नो सर। फिर वो कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4.71 ये वाली एंड इनटू इक्वेशन 4.73, ये इक्वेशन इसमें पुट कर दी, ठीक है। IS की वैल्यू इसमें पुट कर दी, वेरी गुड। एंड यूजिंग वोल्टेज डिवीजन, ये इक्वेशन अब V2S किसके इक्वल है? अब इधर आ जाओ भी इतने हिस्से पे। यहां से लेके यहां तक ग्राउंड तक वोल्टेज V1S है, यानी VIS है। इस पॉइंट से लेके यहां तक क्या है? VIS। वी और वही VIS क्या रिजॉल्व नहीं हो रहे इनमें? क्या नाम है, हमने फाइंड क्या करना था? V2S। V2S इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, उन दोनों का सम VIS के इक्वल है, ठीक है। यस सर। तो अगर आपको कोई और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2S है, वो क्या है? इस नोड पे जो वोल्टेज है V2S ही है ना वो। तो वो जी अगर फाइंड करने हैं तो इसकी रिएक्टेंस ऊपर होगी कैपेसिटर की, और वो नीचे 1 सर। ओवर CS होती है, डिवाइडेड बाई R3 यस सर। प्लस 1 ओवर CS, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज जो इस जगह से लेके इस जगह तक है, ठीक है। ये तो ये क्लियर होगी बात, जी सर। यस सर। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 4.74 ये वाली एंड 4.75 ये दोनों, इन इक्वेशन 4.7 इसमें अब जनरल जो ओपन लूप गेन की इक्वेशन थी उसमें हमने पुट कर दी है। तो ये रीअरेंज कर करके ये इक्वेशन बन गई। अब आप पे है कि आप कैसे इसको रीअरेंज करते हैं पेपर के ऊपर।
सिंस ऑपरेशन एम्पलीफायर ए हमेशा आपको पता है ए की वैल्यू कितनी होती है 10⁵ से 10⁵ के बिटवीन होती है और आइडियल केस में ए इन्फिनिटी भी होता है आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में ए क्या होता है इन्फिनिटी इंफिनिटी। क्योंकि उस केस में V2 और V1 एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब इक्वल होंगे तो ये नीचे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा ना ये V0 तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा A approaches infinity. Let A approaches infinity. Thus, after simplification, A किसको अप्रोच कर रहा है भाई इन्फिनिटी को तो यहाँ पे फिर क्या क्या चेंज आएगी क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन में जो चेंज आएगी क्या क्या फैक्टर बच गया सिर्फ ये ऊपर वाला वैसे ही है उसमें से A एलिमिनेट हो गया है नीचे क्या चीज बच गई तो ये जो ये पैरेंथेसिस मल्टीप्लिकेशन कर रही है उसमें। नहीं मेरी बात मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ ये R1 प्लस दिस है ना ये एक पैरेंथेसिस के अंदर है R1 के मुकाबले में ये टर्म बड़ी होगी या R1 बड़ी होगी कौन सी बड़ी है R2 वाले का। R2 तो ये निगलेक्ट हो जाएगी R2 सिर्फ ये बच जाएगी ठीक Yes. सिर्फ ये बच जाएगी इसमें भी आगे फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस ए क्या होता है वो भी ए ही हो गया ना Yes. तो नीचे सिर्फ रह जाएगा R2 इंटू ए ठीक है क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही जी सर। इसकी जगह आप लिखेंगे नीचे वाली इतनी रकम की जगह आप लिखेंगे R2 इंटू ए इतनी टर्म की जगह पे और उसमें से भी R2 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R3 इंटू R2 इंटू CFS ये वाली टर्म और 1 के साथ जब R2 मल्टीप्लाई होगा तो R2 रह जाएगा और कॉमन A निकलेगा और A से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो गया। और फिर फर्दर आगे सिंप्लीफिकेशन क्या की है भला वैल्यूज नहीं वैल्यूज नहीं किससे डिवाइड कर दिया है इस इक्वेशन को R2 से डिवाइड किया हुआ है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया ऐसा कुछ किया हुआ है यहाँ R1 से किया हुआ है वो आप मतलब कर सकते हैं ये ठीक है मजीद ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी नहीं भी करेंगे तो यहाँ तक भी ठीक है बात ओके। अब पार्ट बी क्या था ये तो निकला है आपका ट्रांसफर फंक्शन पार्ट बी इसमें था कि अब R1 को R2 के इक्वल रखो दिस सर्किट इज नोन एज एन ऑल पास फिल्टर का पता है आपको क्या होता है सारे फ्रीक्वेंसीज बोलो। एक होता है बैंड पास बैंड स्टॉप होता है लो पास हाई पास होता है ऑल पास फिर क्या होगा जो सारा सारी कुछ अलाउ कर देगा पास करने के लिए बिल्कुल सारी फ्रीक्वेंसीज पे जो सिग्नल होगा उसको पास करवा देगा जो लो पास होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल जो होता है उसको पास करवाता है हाई फ्रीक्वेंसी जो ही आए उसको क्या कर देता है उसकी रिएक्टेंस बढ़ जाती है हज़फ कर देता है सिमिलरली हाई पास में इसका इन्वर्स होता है फिर बैंड पास होता है बैंड स्टॉप होता है और एक ऑल पास होता है ये सारे फिल्टर मेरा ख्याल पढ़े हुए हैं आपने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़े हैं उधर यस सर। यस सर तो इसमें R1 R2 का इक्वल रख देना है और R3 C को 1/10 उसने कहा रख लो तो ये चीज़ें हमने जस्ट पुट करनी है R1 को R2 के इक्वल रखा R3 C को 1/10 रखा R1 को R2 रखा जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से सिर्फ ये चीज़ बच गई फिर R1 R2 को कैंसिल हुआ तो ये भी खत्म हो गई तो ये 1/R3C रह गया नीचे भी 1/R3C रह गया और 1/R3C को 10 लिखना है तो ये S - 1/10 हो जाएगा नीचे S + 1/10 हो जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका गेन बाद में ये माइनस इंटू S - 10 ओवर S + 10 तो इसमें एक पोल बनेगा एक क्या बनेगी जीरो जीरो। ट्रांसफर फंक्शन में एक पोल होगी एक तो ये सिंगल पोल जो है वो सिस्टम है
और ये तो बहुत सिंपल है प्लॉट करना है। सिंगल पोल सिस्टम के लिए आपको पता है परफॉर्मेंस पैरामीटर एक ही है और उसका नाम क्या बोला? बताओ। एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं, टाइम कांस्टेंट भी उसे कहते हैं। जब प्लॉट करते हैं ना, सिंगल पोल जो सिस्टम होता है उसमें कोई चार तरह का नहीं होता, वो एक तरह ही होता है। यहाँ एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ वो क्या कर रहा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज। तो ये तो हमारा रिस्पांस आ गया था, ठीक है। आगे फर्दर उसने बी पार्ट में क्या कहा हुआ है, शो दैट एंड फाइंड द स्टेप रिस्पांस ऑफ द फिल्टर। फिल्टर का स्टेप रिस्पांस भी फाइंड करना है। शो दैट द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द रिस्पांस कैन बी आइडेंटिफाइड दोज इन इक्वेशन 4.1070। तो इक्वेशन 4.70 कौन सी थी ये, ठीक है, वो हम देखते हैं। वो मैंने आपको बताई नहीं अभी, लेकिन चलो देखते हैं। तो यहाँ से हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया। स्टेप रिस्पांस करना है तो 1/s से मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसफर फंक्शन को भाई। यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में उसे पार्शियल फ्रैक्शन इसकी की, तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो ये s इसको उसने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, एस सी नॉट एस, और सी नॉट एस को ये उसने ले लिया। ये जो सारी टर्म है इसको उसने क्या ले लिया भाई, सी नॉट एस। सी नॉट। तो ये 10 सी नॉट एस हो जाएगा। और यहाँ पे ये फिर क्या हो गई, ये है तो सी नॉट एस ही है, लेकिन साथ अगर एस मल्टीप्लाई हो तो फिर है नहीं, इस जी सी नॉट एस के साथ एस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ नहीं बन जाती। तो वही आपने कर दिया है। अब आप कहेंगे कि सर इधर प्लस था लेकिन इधर माइनस क्यों हो गया, कि भाई कि सी नॉट एस को के साथ माइनस ही ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और इधर माइनस है तो इधर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई। अब मैं उस इक्वेशन पे जाता हूँ वापस जो मैंने आपको नहीं बताई थी, जो इसमें यूज हुई है। बस लेक्चर खत्म करते हैं। Let's see with the response of a system CS TS with the unity in the numerator if we add a zero to the transfer function yielding। ये जीरो ऐड कर दी ना आपने ट्रांसफर फंक्शन के साथ। अच्छा, एक सिस्टम है उसका एक ट्रांसफर फंक्शन है कोई 1/, लेट्स से 1/s प्लस समथिंग है, ठीक है। तो अगर उसके साथ एक जीरो ऐड करेंगे तो फिर ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा उसका, लेट्स से जीरो है a डिस्टेंस पे, तो ट्रांसफर फंक्शन के साथ सिंपल s प्लस a नहीं आ जाएगा, जीरो है ना। एक जी आपके सर। पास ट्रांसफर फंक्शन है उसमें जीरो कोई नहीं है, तो उसका रिस्पांस होता है ऊपर न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल नहीं होती, 1 समथिंग या 25 समथिंग या 100 समथिंग होता है। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई इसके साथ जीरो भी एक ऐड करनी है। इस आर्टिकल में हमने जीरो ही ऐड की थी ना, -3 पे -5 पे -10, तो वो s प्लस यस a वाली एक टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी ट्रांसफर फंक्शन के साथ, यस सर। तो ये वही होगी। तो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिस्पांस विल बी, तो जाहिर बात है अगर ट्रांसफर फंक्शन के साथ एक चीज एक जीरो मल्टीप्लाई हो रही है तो जो स्टेप रिस्पांस होगा उसके साथ भी वही फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जीरो वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ही वो बात क्लियर हो गई कि जो जीरो है वो क्या करती है, रिस्पांस की मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ा रही है। देखें सी एफ एस के साथ 5, ये एस प्लस ए कोई एक फैक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एस प्लस ए क्या है, कोई एक फैक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहा फैक्टर। है। तो जीरो ऐड करने का मतलब है ट्रांसफर फंक्शन के साथ भी वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिस्पांस के साथ भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में वो फैक्टर उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर एक जीरो आपने एस प्लस ए यानी ए माइनस ए पे आ गई ना, रियल एक्सिस पे पोल जीरो प्लॉट में माइनस ए पे जीरो है, तो इट मीन्स के जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसके साथ एस प्लस ए मल्टीप्लाई हो गया और रिस्पांस के साथ भी वही फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि रिस्पांस जस्ट क्या होता है 1/s से मल्टीप्लाई करना है ना आपने ट्रांसफर फंक्शन को, सिंपल, और तो कोई चेंज नहीं आती। तो इसको फिर लैदा कर दिया है, देखें सी एफ एस को मल्टीप्लाई किया तो ये एस सी एस हो गया प्लस ए सी एस हो गया।
तो यहाँ पे कह सकता है thus the response of the system with a zero consists of two parts, the derivative of the original response and a scale version of the original response. ये अब SCFS क्या होता है? SCFS डेरिवेटिव हाँ, तो ये डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल रिस्पांस हो गया, और ये ACFS क्या है? स्केल वर्जन ऑफ ओरिजिनल रिस्पांस, स्केल वर्जन ऑफ ओरिजिनल रिस्पांस। और वो ओरिजिनल रिस्पांस कौन सा? जब जीरो नहीं थी, ये वो उसको ओरिजिनल रिस्पांस कह रहे हैं। समझ रहे हैं बात? आ रही है? नहीं, थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई है, लेकिन मैं समराइज करता हूँ इसको कि जीरो जब आप ऐड करेंगे, एक ट्रांसफर फंक्शन, एक सिस्टम में एक जीरो ऐड आपने कर दी है रियल एक्सिस के ऊपर -a डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब है जो बगैर जीरो के ट्रांसफर फंक्शन था उसके साथ जस्ट एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी s+a, ऐसी बात नहीं। और इसी तरह ऐसे रिस्पांस के साथ भी s+a आ जाएगा। तो रिस्पांस के साथ जब s+a है तो उसको अलग-अलग कर दिया। तो ये पोर्शन शो करता है कि ओरिजिनल रिस्पांस जब जीरो नहीं थी सिस्टम में कोई भी, उसके डेरिवेटिव वाली टर्म है ये, और ये टर्म शो कर रही है कि ओरिजिनल रिस्पांस थोड़ा सा अब स्केल भी हो गया, थोड़ा सा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई, ए के लिहाज से बढ़ गई है, 8 टाइम्स बढ़ गई है मैग्नीट्यूड। नहीं समझे बात अभी भी? यस तो नहीं समझ इसलिए आ रही। इसलिए ए क्या, जीरो क्या करता है, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। ठीक, तो यहाँ से अब हम वापस आ जाते हैं। तो ये C0S है, और C0S कौन सा है? वही जब जीरो नहीं थी। ये देखें ऊपर कोई जीरो है, C0S क्या है? नहीं। ओरिजिनल रिस्पांस। ठीक है, तो इसलिए वो इतने हिस्से को क्या कह देता है भाई, ये स्केल 10 क्या है, ए की वैल्यू है। तो इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो समझ आ गई ना अब आपको? जी ये जो ए है ये 10 है, और ये बाकी SCFS वैसे ही है। और C0S क्या है? ओरिजिनल रिस्पांस विदाउट जीरो, जब जीरो कोई नहीं है। तो वो यही इक्वेशन भी बनेगी ना, ऊपर कोई पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है क्लियर हो गई ये चीज़, या नहीं? यस सर। तो बस इसको उसने फर्दर आगे एक्सपेंड किया है। अब हमने CFD भी तो निकालना था ना, तो फर्दर एक्सपेंड करते गए हैं, तो ये चीज बन गई सिंपल। और द रिस्पांस विद जीरो इज, तो ये चीज बनी। तो उसका हमने क्या नाम है, एंड रिजल्ट ये निकाल लिया। 1 ऑफ रेस का लैप्लास इनवर्स क्या होता है? 1 होता है, और ये आपको पता है 2 ऊपर ही रह जाएगा, और इसकी लैप्लास इनवर्स होती है e⁻⁻ (10t). और इसी तरह इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन फिर बाद में अलहदा निकाल ली, वो ये बन गई। अब हमने ओरिजिनल रिस्पांस को भी तो देखना है ना। तो और द रिस्पांस विदाउट ए जीरो इज, ओरिजिनल रिस्पांस क्या है? जीरो के बगैर रिस्पांस। तो इसका लैप्लास इनवर्स लिया तो 1/10 तो वैसे ही आ गया, 1/s का 1 होता है, तो ये -1/10 रह गया। और इसका भी 1/10 e⁻⁻10t, तो ये आ गया। तो द नॉर्मलाइज रिस्पांसेस आर प्लॉटेड। ठीक है, नॉर्मलाइज क्या है कि किसी एक खास स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये CFT को प्लॉट किया हुआ है, ये देखें टोटल रिस्पांस को प्लॉट किया हुआ है। और ये रिस्पांस कौन सा प्लॉट किया हुआ है? नॉर्मलाइज रिस्पांस, ये वाला, जिसमें जीरो जब कोई नहीं थी। ठीक है, तो अब जब जीरो ऐड की है तो ये सिस्टम देखें माइनस से स्टार्ट हो रहा है। टोटल रिस्पांस कहाँ से उसका स्टार्ट हो रहा है? माइनस से, और ऐसा ऐसा कहाँ पे जा रहा है? पॉजिटिव। स्टेडी स्टेट वैल्यू कहाँ पे चलेगी? पॉजिटिव। तो हमारा ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर था, ये असल में फिर कौन सा सिस्टम है? नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है ये, क्योंकि इसका इनिशियल रिस्पांस नेगेटिव है। क्या है? टोटल जो इसका रिस्पांस है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? -1 है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे चला जाता है जो कि पॉजिटिव। और जब जीरो नहीं है तो कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। जब जीरो नहीं है सिस्टम में, ये देखें, गौर करें आप, बल्कि नॉर्मलाइज किया हुआ है। ये देखें, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 10 के साथ, तो ये -1 हो गया, प्लस दिस। अब -1, और जब आप e⁻t0 पे करेंगे, नॉर्मलाइज ना भी करें फिर भी देखें इस इक्वेशन की t0 पे आंसर क्या आता है? हाँ भाई, कौन बताएगा? एनीवन? 4.84 का। नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है फ्रैक्शन को खत्म करना। सर जीरो -1/10 आ जाएगा अगर आप नहीं, जीरो जीरो करेंगे। आएगा,
-1/10 0 है। प्लस, जीरो है। इसका आंसर 0 पे 1 हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/10 0 हो जाएगा। जीरो। तो विदाउट जीरो रिस्पांस कभी भी नेगेटिव से शुरू नहीं होता, लेकिन जब जीरो ऐड करें तो फिर नेगेटिव में जा सकता है या नहीं भी जाएगा, दोनों केसेस हो सकते हैं। ये एक खास प्रॉब्लम थी जिसमें वो जीरो में गया है, ठीक है, जीरो नेगेटिव में गया है। तो समरी फिर क्या हो गई कि जो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है उसमें टोटल रिस्पांस इनिशियली नेगेटिव होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेडी स्टेट उसकी पॉजिटिव में चली जाती है, और नेगेटिव इनिशियली रिस्पांस होने का मतलब है कि जीरो है सिस्टम में। क्या है सिस्टम में? जीरो है। और अगर सिस्टम में कोई जीरो नहीं है तो नेगेटिव रिस्पांस उसका नहीं होगा, यानी वो सिस्टम नॉन मिनिमल फेज नहीं होगा, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो गया। इसका एक आर्टिकल रहता है 4.10, लेकिन वो पीछे पहले ही हम कर चुके हैं 3rd चैप्टर में, उसको आप खुद पढ़ेंगे। उसमें थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम आए, उसकी प्रॉब्लम्स आपने देखनी है एक दफ़ा, तो वो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, या इवन क्लास में भी आप कहें तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज। ठीक है सर। तो यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब अगर आपने 11 बजे लेक्चर रखना है तो ठीक है, वरना फिर वही क्लास जो है वो हम जो हमारी शेड्यूल 2-2 घंटे की जुमे हफ्ते को जुमेरात की रात को, और रात नहीं बल्कि 4 से 6 है, और Yes. क्या नाम है जुमे को उसमें कर लेंगे।